ऑलराइट गाइस, प्लीज ध्यान से देखना, आपके बेसिक्स इसमें काफी क्लियर होंगे। ब्लड, ओके, सो राइट, सो वी हैव ब्लड हियर। ब्लड को दो पार्ट्स में विभाजित किया गया है, प्लाज्मा और सेल्स, जो कि अभी हमें ज्योति ने बताया, प्लाज्मा एंड सेल्स। अच्छा, प्लाज्मा कितना परसेंट? 55%, सेल्स 45%। प्लाज्मा में जो 55% जो प्लाज्मा है उसमें 90% पानी ही होता है, जो कि 5% बॉडी वेट जो है विद इलेक्ट्रोलाइट्स कैरी करता है। प्रोटीन्स 9% प्रोटीन्स होते हैं, ओके। सो द वाटर इज लाइक, हाँ यार कंप्लीट करने दो। वाटर इज लाइक 90%, ओके, इन द प्लाज्मा, एंड देन प्रोटीन्स विल बी लाइक 9%, जिसमें एल्बुमिन आपका आ जाएगा ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ग्लोबुलिन ये बहुत कम मात्रा में, यू नो, डिवीजन, इसके आगे भी आयंस भी आते हैं हमारे पास, जैसे आप देख सकते हो 0.9% इनऑर्गेनिक आयंस, कैटाइन एंड आयंस, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, यू नो, तो बहुत ही कम मात्रा में प्लाज्मा में है। अब ये ग्लोबुलिन आगे जाके अल्फा, बीटा और गामा, सॉरी डेल्टा, इनमें कन्वर्ट करेगा अपने आप को, गामा ग्लोबुलिन, सॉरी गामा, ओके। सो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा, कोगुलेशन, ट्रांसफेरिन एंड योर ग्लोबुलिन्स, जो कि एंटीबॉडीज बनाएंगे आगे जाके, जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो एंटीबॉडीज जो है वो बनेंगी। नाउ नेक्स्ट सेल्स की बात करते हैं, तो 45% सेल्स हैं हमारे पास, जिसमें से आरबीसी मोस्ट न्यूमेरियस इन मिलियंस नंबर में है, डब्ल्यूबीसी 4,000 to 11,000 है, और प्लेटलेट 1,50,000 से 4 लाख के आसपास है। नाउ गाइस, पूरे इम्यून सिस्टम के अंदर जो चीज पार्टिसिपेट करने वाली है, दैट विल बी डब्ल्यूबीसी एंड योर ग्लोबुलिन्स। गॉट माय पॉइंट? आपके इम्यून सिस्टम में जो रोल प्ले कर रही है चीजें, वो डब्ल्यूबीसी है और आपके ग्लोबुलिन्स। नाउ लेट्स सी हाउ। In case of immunity, we can talk about, we just care about WBCs and globulins. तो गाइस, कहानी कहाँ से शुरू होती है? प्लूरीपोटेंट सेल से शुरू होती है, जो कि स्टेम सेल्स होते हैं हमारे, जो कि मोर नर्व में पाए जाते हैं। वहां से दो प्रकार के सेल बनते हैं, माइलॉइड एंड लिम्फॉइड। लिम्फॉइड को मैं यही खत्म कर देती हूँ। लिम्फॉइड ही वो सेल है जो कि बी, टी और नेचुरल किलर सेल्स को बनाते हैं। तो लिम्फॉइड कहानी फिनिश। सो बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स डेवलप्ड फ्रॉम लिम्फॉइड। कहां से? प्लूरीपोटेंट सेल, जो कि स्टेम सेल्स हैं। अब आते दूसरी तरफ, जो है माइलॉइड। माइलॉइड में ये जो दो हैं हमारे, ये बना रहे हैं आरबीसी और प्लेटलेट, जिनका कोई रोल नहीं है किसके साथ? इम्यून सिस्टम के साथ फिलहाल कोई रोल नहीं है। लेकिन इनकी कहानी कैसे है? प्रोरिथ्रोब्लास्ट, अरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोब्लास्ट, देन एरिथ्रोसाइट और आरबीसी। जबकि प्लेटलेट कैसे बनते हैं? मेगाकैरियोब्लास्ट, प्रोमेगाकैरियोब्लास्ट, मेगाकैरियोसाइट एंड देन प्लेटलेट्स, ऐसे प्लेटलेट बनते हैं। एंड देन आफ्टर माइलोब्लास्ट कैसे बनाता है? वो प्रो माइलोसाइट, जिसमें न्यूट्रो, बेसो, एसिनो और फिर क्या बनते हैं? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड एसिनोफिल। और ये सारे क्या हैं? ग्रैनुलोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज। और क्या बच गया लास्ट में? मोनोब्लास्ट। ये क्या बनाता है? प्रो मोनोब्लास्ट, मोनोसाइट, जो विच इज ऑल्सो अ सेल। सो गाइज, यहाँ पर कौन कौन रोल प्ले कर रहे हैं? आपके ये दोनों बिल्कुल रोल प्ले नहीं कर रहे। आपके WBCs एंड लिम्फोसाइट्स आर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन योर इम्यून सिस्टम। सो लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पे आपका जो व्हाइट W ब्लड सेल्स है, फॉर इम्यूनिटी मोर कंसर्न्ड विद इनेट इम्यूनिटी। गाइज रिमेंबर एंड लर्न दिस थिंग। अगर मैं WBC की बात करती हूँ तो मेरे इनेट इम्यूनिटी के साथ इनका बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है। इनेट इम्यूनिटी क्या है अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, बट WBCs का रिश्ता हमारे इनेट इम्यूनिटी के साथ है। जबकि जो लिम्फॉइड है वो हमारे नॉन इनेट या आप स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोल सकते हो, या फिर आप एक्वायर्ड बोल सकते हैं। ओके, सो एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट का लेना देना साफ साफ किसके साथ है? एक्वायर्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी के साथ लेना देना। आई एम अगेन रिपीटिंग गाइस, वी हैव फुल परसेंटेज ऑफ ब्लड in which cells are WBC cells and plasma we have globulins. In cells we have different type of cells, RBC, you know, platelets, myoblast, mono, ये सब कुछ ही बना रहा है, सब कुछ बना रहा है। तो ये जो सेल्स हैं ये कौन बना रहे हैं? प्लूरोपोटेंट सेल्स। तो माइलॉइड सब कुछ बनाता है, लिम्फॉइड बस 2-3 प्रकार बनाता है, T, B और नेचुरल। तो माइलॉइड ने बनाया WBC,
खत्म बात। पर मैं ये कह रही हूं कि WBC जो इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रहा है वो सिर्फ इनेट में कर रहा है, सेल मीडिएटेड में या फिर आप अगर बोलो स्पेसिफिक या एक्वायर्ड में नहीं कर रहा है, उसमें कर रहे हैं लिम्फोइड्स, लिम्फोसाइट्स। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पार्ट, बी लिम्फोसाइट्स की बात कर लेती हूं मैं। बी लिम्फोसाइट्स के आगे मैंने किसको जोड़ा? ग्लोबुलिन्स को जोड़ा। और मैंने आपसे पूछा इनका क्या रिश्ता है आपस में, क्योंकि अर्चना ने मेंशन किया था कि बी लिम्फोसाइट आगे जाके ग्लोबुलिन बनाते हैं मैम, प्लाज्मा बनाते हैं। तो हाउ बिकम प्लाज्मा व्हेन ग्रो अप? तो गाइस यही बी लिम्फोसाइट्स अपने आप को मिच्योर कर कर प्लाज्मा में एंट्री कर कर क्या बना रहे हैं? प्रोटीन, सॉरी ग्लोबुलिन्स। ओके, सो पार्ट ऑफ जो कि आगे जाके किसका पार्ट बनता है? प्लाज्मा प्रोटीन का, जैसे कि गामा ग्लोबुलिन, जैसे कि IgG, IgM, IgA, IgD, IgE। इसको हमने शायद मेघन करके नाम याद किया था, मेघदन, मैगडन, कामदन, कामदान, गामदान, गामदा, ओके गामदा, ओके गाइस, गामदाई ई भी है साथ में। ओके सो अब मैं आपको बताती हूँ उसकी लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कुछ दिन पहले क्या बोला IgM के बारे में कि भाई सबसे पहले रिलीज होगी और माँ से बच्चे के में नहीं जा सकती है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है, उसके बाद IgG बनेगी और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। लेकिन फर्क क्या है कि IgM थोड़ी जल्दी बन जाती है और दैट्स आई एम सेइंग राइट, IgM बनी और सबसे पहले IgM बनी। मैंने अभी कल या परसों के लेक्चर में बताया था राइट कि IgM बना, जैसे मैंने उसमें RH फैक्टर में बताई थी क्लास में कि सबसे पहले जो एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन वो IgM बनी है ना। उसके बाद मैंने बोला कि वो ट्रांसप्लांट वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती है, फिर वो धीरे धीरे IgG बनेगी, वो क्रॉस करेगी। तो दूसरे नंबर पे कौन है? IgG। सो IgM पहले रिस्पॉन्स आ गया था उसका, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसके बारे में। फिर मैंने बोला था IgG बनेगी जो कि सेकेंड रिस्पॉन्स ऑफ प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है इसलिए, जबकि IgM का साइज बहुत बड़ा होता है तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती है। फिर मैं IgD के बारे में बताना चाहती हूँ, ये तो अननोन है, पता ही नहीं है इसके बारे में है क्या क्या नहीं, तो खत्म, इसको कुछ नहीं कर रहे। IgA म्यूकोसा, ए आता है म्यूकोसा में। क्या आता है म्यूकोसा में? ए। तो जितनी भी आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन इंटरनली जो भी है असेंडेड टू म्यूकस मेम्ब्रेन IgA पाई जाती है। ओके और IgE की बात करूं, ई अरे लग गई, इरिटेशन, इचिंग, एलर्जीज, एनाफ्लेटिक शॉक, दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके सो IgM RH फैक्टर से याद रखना, IgM सबसे पहले बनी, फिर IgG और E तो मालूम ही है, और IG बचा आपका A म्यूकोसा एंड D का कोई अननोन है। ओके नाउ लेट्स सी द टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम कैसे कैसे काम कर रहा है। सो गाइस अडेप्टिव एक्वायर्ड, ओके तो दो प्रकार से इम्यून सिस्टम है, एक इनेट और एक अडेप्टिव। मैं क्या चाहती हूँ आप क्या याद करो, अभी मैं बताऊंगी एक डायग्राम जो आपने भूली नहीं है, बट ये बेसिक डाटा जो हमें पता होना चाहिए। सो इनेट, अडेप्टिव, एक्वायर्ड। इनेट के बारे में जिक्र करेंगे अभी थोड़ी देर में क्योंकि सबसे आसान है। अडेप्टिव यानी एक्वायर्ड यानी कि स्पेसिफिक। तो गाइस होता क्या है, ऐसा एसिड, पेट में जो एसिड होता है वो देखता है कि ये वायरस है? नहीं। क्या वो देखता है ये बैक्टीरिया? नहीं। क्या वो देखता है ये खाना है? नहीं। वो सब कुछ ही डेड कर देता है, सब कुछ डेड कर देता है। तो एसिड क्या होता है, बिना किसी कोई स्पेशल नहीं है उसके लिए, इन्वेडर की स्पेशलिटी नहीं है, वो सबको किल कर देता है। सो इनेट, अडेप्टिव। तो इनेट में क्या आएगा, ऐसी चीजें जिनको सिलेक्टिव नहीं है, वो किसी को भी किल कर सकते हैं, उनको स्पेशलिटी नहीं है किसी चीज की, इनेट की। तो न्यूट्रोफिल कभी भी बढ़ेगा, एसिनोफिल कभी भी बढ़ेंगे, बेसोफिल कभी भी बढ़ेंगे, मोनोसाइट कभी भी बढ़ेंगे। स्पेसिफिक ही नहीं है, पता ही नहीं चलेगा किसकी वजह से ये बढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं है वो लोग। लेकिन अडेप्टिव एक्वायर्ड, अडेप्टिव एक्वायर्ड में क्या होता है, अडेप्टिव एक्वायर्ड में भारती प्लीज कॉल सर, आई एम इन क्लास ना, आप सर से बात कर लीजिए। सो गाइस just give me a second, contact all right, so now let's see adaptive acquired, normally acquired। अब हम adaptive की बात कर रहे हैं, तो रंजना ये adaptive special है,
स्पेसिफिक है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक। किसका नाम नॉन स्पेसिफिक होता है? इनेट का। इसका दूसरा नाम क्या है? नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि स्पेसिफिक ही नहीं है, इट जस्ट लाइक एसिड। जबकि अडैप्टिव क्या होती है? स्पेसिफिक, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक। ओके, सो अडैप्टिव एक्वायर्ड, नेचुरली एक्वायर्ड, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। बहुत सिंपल है, मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ। नेचुरली का मतलब है नेचुरली, माँ का दूध नेचुरली। क्या बच्चे को ताकत करनी पड़ी? नहीं, तो ये पैसिव है। पैसिव का मतलब क्या होता है? बिना किसी ताकत के, बिना किसी एटीपी बर्न किए। सो पैसिवली वी डोंट डू एनीथिंग, एंटीबॉडीज पासिंग फ्रॉम मदर टू बेबी, जैसे कि मिल्क, IgA बच्चे के मिल्क में होता है। एक्टिव का मतलब क्या कि ताकत लग रही है लेकिन नेचुरली है, यानी क्या हो रहा है? नेचुरली किसी को इन्फेक्शन हुआ, नेचुरली, किसी ने जानबूझ के किसी को नहीं किया, नेचुरली हो गया, कोविड हो गया नेचुरली, अपने आप ही बॉडी ने हील कर लिया, अपने आप बॉडी ने ठीक कर लिया। तो ये क्या था? बॉडी की ताकत लगी लेकिन नेचुरली हुआ था। समझ में आ गया? नेचुरली एक्वायर्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है? पैसिव। आर्टिफिशियली आप किसी को बिना एनर्जी की कोई चीज दे रहे हो, इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे रहे हो आप पेशेंट को। ओके, तो ये क्या है कि आप किसी को आर्टिफिशियली चीज दे रहे हो और उसमें उसकी ताकत भी नहीं लग रही, क्योंकि आपने आर्टिफिशियल सीधे सीधे इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे दिए। सो पैसिव, वी डोंट डू एनीथिंग, प्री परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस टू योर बॉडी, एग्जांपल टेटनस टॉक्सॉइड का एंटीसीरम। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी एक्टिव, यानी ताकत लगेगी, ताकत लगेगी पर आर्टिफिशियली ताकत लगा रहे हो, आर्टिफिशियली कोई चीज दे रहे हो और ताकत भी पूरी लग रही है, तो आप क्या दे रहे हो? आर्टिफिशियली बैक्टीरिया इन्फेक्शन, जैसे कि लाइव वैक्सीन्स, जिनका वेरुलेंट क्या होगा? थोड़ा कम होगा। तो आपने जानबूझ के किसी को वेरुलेंट दिया ताकि उसकी ताकत लगे, ताकि वो अपनी बॉडी में इम्यून सिस्टम को बना सके और सीख सके। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? अगेन आई एम रिपीटिंग, अडैप्टिव यानी एक्वायर्ड यानी सिलेक्टिव, जो सिलेक्टिव है, नेचुरली आर्टिफिशियली। नेचुरली बिना ताकत के माँ का दूध, ताकत के साथ आप क्या दे रहे हो? आर्टिफिशियल। नेचुरली कोई भी अपने आप कभी भी इंफेक्शन हो गया किसी को नेचुरली, पर ताकत लग रही है उसको मैनेज करने के लिए। जबकि एक्वायर्ड में, यानी कि नेचुरली एक्वायर्ड में, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड में क्या आएगा कि अब पैसिव कोई ताकत नहीं लग रही, सीधा सीधा इम्यूनोग्लोबुलिन दे दो, बात खत्म, आर्टिफिशियल है वो। उसी प्रकार से आर्टिफिशियली आप उसकी ताकत लगवाना चाह रहे हो तो आपके दे रहे हो वेरुलेंट दे रहे हो, वायरस दे रहे हो स्मॉल क्वांटिटी में, जैसे कि लाइव वैक्सीन, डेड वैक्सीन, ताकि उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो सके। गाइस, इज इट क्लियर? रोशनी, इज इट क्लियर? यस एवरीवन, इज इट क्लियर? परफेक्ट। नाउ लेट्स सी द मेन थिंग जो मैं चाहती हूं आप इसे याद कर लीजिए। सो गाइस, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, immune system is made up of, okay, the immune system is made up of organ, tissues, cell, molecules to protect us from microorganisms. Okay, within 10 days it can identify and threat, mount attack, eliminate the pathogens and remember everything. ये क्या बोल रही हूँ मैं? इम्यून सिस्टम के बारे में बता रही हूँ। इम्यून सिस्टम बहुत जरूरी है हमारे शरीर में। 10 दिन के अंदर अंदर ये क्या करता है? उस बैक्टीरिया को भगा देता है, मार देता है, खत्म कर देता है, याददाश्त बना देता है। सो दिस इम्यून सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज इनेट व्हिच इज नॉन स्पेसिफिक एंड वन इज स्पेसिफिक व्हिच इज आल्सो नोन एज अडैप्टिव। जो अडैप्टिव होता है वो राइट फाइटर है और मेमोरी बना रहा है, जबकि इनेट क्या कर रहा है? मेमोरी नहीं बना रहा, कुछ भी नहीं, बस एक एसिड की तरह काम कर रहा है, सब कुछ खत्म कर दो, खत्म बात। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव, हाँ जी क्या ऑलरेडी मैंने उनको कर दी है, आप उनसे मांग, उनको है, उनके पास है ऑलरेडी, क्लास में हूं मैं। नहीं, आई हैव ऑलरेडी सेंड देम, वो एड्रेस पूछ रहे हैं, वो बता दो। ओके, सो अभी आता है हमारे पास स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक के क्या टाइप्स है कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज, और नॉन स्पेसिफिक कुछ भी नहीं, बस एसिड बर्न, सब कुछ खत्म। जिसमें क्या आ गया? मोनोसाइट, मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल्स, यानी सारे के सारे WBCs एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स। तो स्पेसिफिक में क्या आया? सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल। ओके, सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल। सो गाइस, अब अर्चना ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पे आपने उल्टा बोला था पर मैंने आपको टोका नहीं, बट इट्स ओके।
तो एक्वायर्ड में अब कैसे याद करें भाई, इन्हें कैसे याद करें? तो गाइस स्पेसिफिक में पहले मैं बात करती हूँ ह्यूमोरल की। अर्चना, ह्यूमोरल इज एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब कि ज्यादा जरूरी है, एंड सेल मीडिएटेड इज इंट्रा सेलुलर। ओके, सो होता क्या है, पहले मैं ह्यूमोरल की बात करती हूँ। आपकी बात सही थी कि टी हेल्पर सेल कहीं ना कहीं फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अगर मैं इम्यूनिटी की बात करूं तो बी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रहे हैं। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, टी हेल्पर सेल की मदद लेते हैं, मतलब कि बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर मैक होता है, एमएसी मैक रिसेप्टर होता है। तो दिस इज माय बी लिम्फोसाइट, इसके ऊपर मैक है। अब इस मैक के साथ कौन जुड़ेगा, टी हेल्पर सेल जुड़ेगा, और जैसे ही टी हेल्पर सेल इसके साथ बाइंड होगा, अब भाई एंट्री होगी अलग अलग लोगों की। तो इसका मतलब कि बी लिम्फोसाइट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री टी लिम्फोसाइट का जुड़ना जरूरी है, इन दोनों के बिना काम नहीं चल सकता। यस, दैट इज योर स्पेसिफिक। फिर ये स्पेसिफिक क्यों बोला गया, क्योंकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जिसमें आपके बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते हैं, और सेल मीडिएटेड ऐसी इम्यूनिटी जो पर्टिकुलर सेल्स पे काम करें, इंट्रासेलुलर। और ये क्या करेंगे, पता लगा लेंगे, अरे सेल्स के अंदर कुछ हो रहा है, दे आर लाइक वॉरियर्स, जगह 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 घूम रहे हैं। अरे देखो देखो सेल के अंदर क्या हो रहा है, चलो चलो बी लिम्फोसाइट को बताते हैं। बी लिम्फोसाइट के पास पहुंचे, एक बॉल बनाया, और बी लिम्फोसाइट ने क्या किया, अपने आप को एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, और अपना एक मैच्योर फॉर्म लेकर आ गया। मैच्योर फॉर्म आने के बाद उसने क्या किया, अपने आप को इम्यूनोग्लोबुलिन में कन्वर्ट किया। उसने पता लगाया IgA बनाओ क्योंकि ये करना है, IgD बनाओ क्योंकि ये करना है, IgE बनाओ क्योंकि ये प्रॉब्लम है, IgG बनाइए क्योंकि ये प्रॉब्लम है, IgM बनाओ क्योंकि ये प्रॉब्लम है। गॉट इट? दैट्स व्हाई दिस इज स्पेसिफिक। इसीलिए स्पेसिफिक है क्योंकि पर्टिकुलरली किसी किसी चीज को क्या क्या करने के लिए काम करती है। सो सेल मीडिएटेड सेल की इम्यूनिटी, ह्यूमोरल एक्स्ट्रा सेलुलर। ओके, सो टी लिम्फोसाइट्स बने, इनके और क्या क्या प्रकार हैं, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, लिम्फोकाइनेस। तो भाई इन सब को मिलकर क्या करते हैं, अरे चलो 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 बी सेल के साथ, बी लिम्फोसाइट के पास चलो, चलो जी आ गए बेचारे कॉम्प्लीमेंट्री आ गए। अब क्या होगा, अब हमारा बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, या तो उन एंटीजन को खत्म कर देगा, साथ में अपने आप को क्या करेगा, मैच्योर फॉर्म में बना लेगा, और मेमोरी सेल बनाएगा। नाम क्या है, मेमोरी बी सेल। गाइस क्वेश्चन आता होता है अबाउट दिस थिंग जो मैंने भी पूछा, IgA IgD ये इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लाज्मा का हिस्सा है, बी लिम्फोसाइट का हिस्सा नहीं है। बी लिम्फोसाइट कन्वर्ट होता है, मैच्योर होता है, फिर जाके प्लाज्मा का हिस्सा बनते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, छोटे मोटे इन्फेक्शन, फंगल वंगल वायरल प्रोटोजोआ ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये सब टी लिम्फोसाइट टारगेट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा CD4 सेल्स, टी हेल्पर सेल्स HIV के अंदर। तो भाई HIV को कौन पसंद है, टी हेल्पर सेल पसंद है HIV को। उसको पता है टी हेल्पर सेल क्या करते हैं, अपने वो HIV का वायरस टी हेल्पर सेल के अंदर जाकर अच्छे से ग्रो कर बेचारे टी हेल्पर सेल को खत्म कर देता है, और आपका CD4 का टी सेल का काउंट खत्म। अब क्या बी लिम्फोसाइट को कोई मैसेज दे पाएगा, कोई भी नहीं दे पाएगा। क्या बी लिम्फोसाइट अपने आप को एक्टिवेट कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उस इंसान को बहुत ज्यादा इंफेक्शन देखने को मिलेगी। अर्चना, गॉट द लिंक्स? परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन। अब IgA के बारे में देख लो। IgA क्या करता है, वायरल प्रोटेक्शन। IgA, IgD फंक्शन अननोन, IgE इन्वॉल्व इन एलर्जीज, एलर्जीज, IgG सेकेंडरी एंटीबॉडी प्रोडक्शन, IgM प्राइमरी एंटीबॉडी प्रोडक्शन। गाइस ये कंसेप्ट आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नाउ लेट्स मूव ऑन। आई विल नॉट मेक यू लाइक स्टडी HIV एंड ऑल क्योंकि वो हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, और आपको पता है वो लेक्चर 1-1.5 घंटे में खत्म होता है HIV का। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। मैं चाहती हूँ बस आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करते चले जाओ, ताकि मेडिकल सर्जिकल में आप बस मेडिकल सर्जिकल को ऐसे रट लो। तो बस अपने बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर डिसऑर्डर्स जो कि इम्यूनिटी के ऊपर है, कि हमारी ही इम्यूनिटी हमें खत्म करना चाह रही है, हमारे ही बी लिम्फोसाइट्स हमें खत्म करना चाह रहे हैं, हमारे ही बी लिम्फोसाइट्स हमारे ही सेल्स को खत्म कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, कौन सा खुद का सेल है, अपने ही सेल्स को खत्म कर रहे हैं। तो गाइस इस कंडीशन में सबसे पहले जो डिसऑर्डर आता है दैट इज SLE। सो लेट्स डिस्कस दैट। ओके, सो यहाँ पे फंक्शन इम्यून सिस्टम नहीं पढ़ना, हमें पता है ऑलरेडी, मैंने बता दिया। एक्टिव मैकेनिज्म, नॉन स्पेसिफिक इनेट,
स्पेसिफिक, एक्वायर्ड। सेकेंड लाइफ ऑफ डिफेंस होता है, और स्पेसिफिक जो होती है एक्वायर्ड पर्टिकुलरली स्पेसिफिक होती है। थर्ड लाइन डिफेंस भी इसे बोलते हैं, ह्यूमोरल, सेल मीडिएटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ लेट्स सी द लैबोरेटरी फाइंडिंग्स। ANA रिडोमिनेशन, अब ये क्या है, चलो मैं बताती हूँ। मान लो अर्चना आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बने, ओके सॉरी एंटीजन आ गया आपकी बॉडी में, उस एंटीजन ने आपके न्यूक्लिक एसिड को क्या किया, डैमेज, और क्या बनाए, न्यूक्लियोटाइड्स। फॉर एग्जांपल SLE ले लो, HIV ले लो, कोई भी ले लो, ये लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को डैमेज करते हैं। ओके ये न्यूक्लियोटाइड्स जो वायरस के हैं, बैक्टीरियाज के हैं, ये हमारे सेल के अंदर ग्रो हो रहे हैं, एंड नाउ आवर एंटीबॉडीज विल डैमेज दैट न्यूक्लिक एसिड। और अगर ऐसी एंटीबॉडी मेरे टेस्ट में पता लग गई जो हमारे न्यूक्लिक एसिड को खत्म कर रही है, तो उस टेस्ट का नाम क्या होगा, ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। उस न्यूक्लिक एसिड के अगेंस्ट मेरी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है। गॉट इट रंजना? शायद समझ में ना आए, क्योंकि ये समझ में तभी आएगा जब हम डिसीज पढ़ेंगे, बट अभी बस इतना ध्यान रखो कि न्यूक्लिक एसिड इज समथिंग डेंजरस बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, व्हाटएवर इट इज, नेचुरल भी हो सकता है, हमारा खुद का भी हो सकता है। इसके अगेंस्ट मैं एंटीबॉडी बना रही हूं, तो अगर इसके अगेंस्ट मैंने एंटीबॉडी बना दी तो भाई ब्लड में तो मिलेगी एंटीबॉडीज, किसके अगेंस्ट, न्यूक्लिक एसिड के अगेंस्ट। इन्हें क्या बोला जाता है, ANA। लेकिन एक ड्रॉबैक है इस टेस्ट का, ये स्पेसिफिक नहीं होता। मैं बोलूंगी सिर्फ SLE में ही होगा, नहीं, HIV में भी मिलेगा, SLE में भी मिलेगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है ये, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के खिलाफ एंटीबॉडीज बन रहे हैं। कारण तो भाई कुछ भी हो सकता है, इसलिए इनका डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। सो फॉर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक डिसीजेस ये किया जाता है, SLE में किया जाता है। The test is negative at 1:40 delusion depending on the laboratory. The ANA is positive in most individuals, most diagnosed with SLE. अरे अभी भी तुमने बोला कि रूमेटॉइड डिसीज, अब तुम बोल रहे हो SLE, क्योंकि सब में ही है। It may also be positive in individual with systemic sclerosis, low-grade scleroderma में भी देखने को मिलता है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी देखने को मिलता है। इसका मतलब साफ साफ इतना है कि हमारे खुद के न्यूक्लिक एसिड के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बना रहा है और ब्लड में पता लग रहा है, सिंपल। नेक्स्ट anti-dsDNA एंटीबॉडी। गाइस ये वो DNA के एंटीबॉडीज है जो पर्टिकुलर किसी चीज के DNA को डैमेज करेंगे। फॉर एग्जांपल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंशियल DNA एंटीबॉडीज फाउंड इन SLE। ज्यादातर ये जो DNA को डैमेज करने वाला जो प्रॉब्लम होता है वो SLE में ही मिलता है, और ये anti-dsDNA आपको SLE में साफ साफ देखने को मिलता है। तो ये बाकी में नहीं मिलेगा, बस SLE में मिलेगा आपको। अब ये SLE क्या बला है अभी देखेंगे थोड़ी देर में। What is hypersensitivity and allergies? Guys, ये abnormal, नॉर्मल नहीं है, एलर्जी होना कोई नॉर्मल चीज नहीं है, इट्स एलर्जिक रिएक्शन, राइट, एबनॉर्मल रिएक्शन। सो एन एबनॉर्मल इंडिविजुअल रिस्पॉन्स किसको लेके, सब्सटेंस को लेके, कुछ भी हो सकता है जो कि उसको एग्जैजरेट कर रहा है रिएक्शंस। इन सम टाइप द रिएक्शन अकर ऑन सेकंड एंड सब्सिक्वेंट कॉन्टैक्ट्स विद एलर्जीज। एलर्जी के साथ जब भी वो कॉन्टैक्ट में आता है उसको रिएक्शन देखने को मिलते हैं। स्किन टेस्टिंग में बी डन टू डिटरमाइन एलर्जन। तो स्किन टेस्टिंग करोगे आप, जैसे हम लोग करते हैं स्किन टेस्ट, कैसे कैसे करोगे, हिस्ट्री पूछेंगे, इचिंग, टेयरिंग, बर्निंग ऑफ स्किन, ये सब देखेंगे, रैशेस के बारे में देखेंगे, नोज ट्विचिंग एंड नेजल स्टिफनेस के बारे में देखेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जीज पे इंटरवेंशन क्या देते, कुछ भी नहीं देना होता है, बस उसे एलर्जन से दूर रखो। उसे हम लोग क्या करते हैं, एलर्जन से दूर रखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सिम्टम विद एंटीहिस्टामाइन। तो एंटीहिस्टामाइन दो, एंटी इंफ्लेमेटरी दो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दो। गाइस याद रखो, पता नहीं कितने मेडिकल सर्जिकल में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आने वाले हैं, उनमें इन टेस्टों का जिक्र किया गया होगा, और ड्रग्स के बारे में भी जिक्र हुआ होगा। जो ड्रग्स मैं बोलूंगी एंटीहिस्टामिन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी इंफ्लेमेटरी। तो कृपया करके अपनी फार्मा को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मेडिकल सर्जिकल कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है, तो आपकी फार्मा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वैसे तो हम पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल फार्मा, दोबारा से मेडिकल सर्जिकल में पढ़ेंगे, बट मैं चाहती हूं कि मैं नाम लूं और आपके दिमाग में पूरी साइकिल घूम जाए। ओके, ऑइंटमेंट, क्रीम, वेट कंप्रेसेस, सूदिंग बाथ फॉर लोकल रिएक्शन, डिसेंसिटाइजेशन, ये सब चीजें चलो अब एनाफाइलेक्सिस की बात कर लेते हैं, क्योंकि तीसरा पॉइंट एनाफ्लेक्सिस का है। एनाफ्लेक्सिस में और हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी में क्या फर्क है गाइस? एनाफाइलेक्सिस एक इमरजेंसी है, हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जीज
नॉट इमरजेंसी, बट एनाफाइलैक्सिस एक इमरजेंसी है क्योंकि ये ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, और आपको पता है वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट करने का मतलब इमरजेंसी बन जाता है। सीरियस इमीडिएट hypersensitivity reaction that releases histamine from the damaged cells. Anaphylaxis can be systemic or cutaneous localized. Okay, ये सारे सिम्टम है, swelling, running nose, swelling of lips, tongue, heart and vasculature, skin, hive, ये फलाना ढमकाना, मालूम है आप सबको ये चीजें। ओके, तो सारे सिम्टम, कंफ्यूजन, हेडेक, एंजाइटी, सब चीजें आती हैं। इंटरवेंशंस क्या थे? एक्ट फास्ट, ए से एलर्जन को रिमूव किया जाए, अगर लेटेक्स से है जिस भी चीज से रिमूव किया जाए। नॉन रीब्रीदर मास्क, इवन यहाँ पे पेशेंट को इंटूबेट करना भी पड़ सकता है। कॉल रैपिड रिस्पॉन्स, सीपीआर स्टार्ट करो भाई, एनाफिलेक्टिक शॉक होता है। ओके, ट्राइनेबल पोजीशन, बिल्कुल कैसा होता है ट्राइनेबल पोजीशन? टांगे ऊपर सर नीचे, ताकि ब्लड फ्लो ज्यादा से ज्यादा हार्ट को दिया जा सके, ब्रेन को दिया जा सके। फर्स्ट लाइन ड्रग एपिनेफ्रिन टू इंक्रीज टू डेवलप द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, ताकि ब्रोंकोडाइलेशन हो सके एंड बॉडी जो है वो थोड़ी एक्टिव हो जाए, ताकि फाइट कर सके सिचुएशन के साथ। या एडमिनिस्टर पर एमडी ऑर्डर, जो भी वो बोल रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, साल्बुटामोल, एल्बिट्रोल, आपको मालूम है ना एल्बिट्रोल फास्ट एक्टिंग होता है। स्टे मॉनिटर पेशेंट्स, टीच टू कैरी एपीपेन, हाउ टू यूज, तो एपीपेन मतलब एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन होता है, तो वो यूज करना उसको आना चाहिए। लेटेक्स एलर्जी क्या है? ये हमारा एलर्जी का लास्ट पार्ट है, लेटेक्स एलर्जी। हाइपर सेंसिटिविटी टू लेटेक्स, तो लेटेक्स एक कंपोनेंट होता है जो इवन हमारे खाने में भी होता है, एवोकाडो, लीची, पीच, ये क्या क्या होते हैं, कीवी, इन सब में लेटेक्स होती है, लेटेक्स का कंपोनेंट होता है। एग्जाम्पल, एक्सपोजर टू नेचुरल लेटेक्स ग्लव्स, आईवी, लाइन, कैथेटर, एयर, कॉन्डम, निपल्स, ये सारे लेटेक्स से बने हुए होते हैं। तो किसी प्रकार का लेटेक्स से किसी को एलर्जी होना डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि माइल्ड में तो चलो स्किन इन्फेक्शन होगा, मोडेड में रेनाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, आर्टिकेरिया, एन आउटब्रेक ऑफ swollen pale red bumps on plague on the skin that appear suddenly, सीवियर में ब्रोंकोस्पाज्म, जो अच्छा नहीं है, राइट। तो जो लोग रिस्क पे होते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हेल्थ केयर वर्कर्स, इंडिविजुअल वर्किंग इन रबर इंडस्ट्री, और इंडिविजुअल हैविंग मल्टीपल सर्जरीज, तो वो लोग भी लेटेक्स की एलर्जी में हो सकते हैं। व्हाट इज लेटेक्स फूड सिंड्रोम? गाइस, लेटेक्स फूड सिंड्रोम वो फूड होता है जैसे कि आपका कीवी, बनाना, पीच, कुछ लोग इन्हें खाते हैं और उन्हें एलर्जी हो जाती है। इसका मतलब है उन्हें ये चीज हॉस्पिटल में बतानी चाहिए, क्योंकि वो लोग किसके एलर्जिक हैं? लेटेक्स के एलर्जिक हैं। ओके, नेचुरल रबर लेटेक्स, एवोकाडो, चेस्टनट, फिग, बेल पेपर, टोमेटो, व्हाइट पोटैटो, अगर कोई भी लोग इन प्रकार के एलर्जेंस हैं तो गाइस वो लोग लेटेक्स से एलर्जी में हो सकते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है लेटेक्स फूड सिंड्रोम। ऑलराइट, नाउ इंटरवेंशंस क्या देने हैं? असेस क्लाइंट फॉर नॉन लेटेक्स एलर्जीज, उन्हें सारा समझाइए, बताइए क्या होती हैं, आइडेंटिफाई कीजिए रिस्क फैक्टर्स, यूज नॉन लेटेक्स ग्लव्स। लेट मी टेल यू, एक ऑस्की का स्टेशन हुआ था एंड देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड, वो पेशेंट को वूंड ड्रेसिंग करना था। ओके, एंड वूंड ड्रेसिंग था कि पेन मैनेजमेंट, वूंड ड्रेसिंग, हाँ वूंड ड्रेसिंग था, और वूंड ड्रेसिंग में हम लोग ग्लव्स नहीं डालते हैं क्योंकि वो नॉन सेप्टिक स्टाइल टेक्निक होती है, ANTT सॉरी, तो उसमें हम ग्लव्स नहीं डालते, हम हैंड हाइजीन करते जितना हम कर सकते हैं। तो उसके स्टेशन में लिखा हुआ था कि पेशेंट को ना लेटेक्स से एलर्जी है। शी एंटर्ड, पेशेंट को पूछा, कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर एमआर नंबर, योर एलर्जीज। पेशेंट मेंशन आई एम एलर्जिक टू लेटेक्स एंड शी सेड ओके आई विल यूज नॉन लेटेक्स ग्लव्स, जबकि उस स्टेशन में ग्लव्स यूज नहीं करने थे, और उस डर के चक्कर में उसका पूरा स्टेशन वो खराब हो गया, बिल्कुल जीरो। क्योंकि हम लोग जो इंसान एलर्जी के होता है वो चीज ना इस्तेमाल करके कुछ और इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि वो लोग जब ग्लव्स इस्तेमाल ही नहीं हो रहे तो एलर्जी क्यों बता रहे हो उसकी, कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए, फंबल करने के लिए। एंड दे सेड कि पेशेंट इज लाइक एलर्जिक टू लेटेक्स, एंड हम लोग क्या लाइन रटते हैं, हम लोग रटते हैं आई एम एलर्जिक टू पीनट्स, ओके आई विल मेक श्योर वी विल नॉट गिव यू पीनट्स, okay I will notify this to your nutritionist and they will during your stay we will not provide that to you. उसने फंबल कर लिया and she mentioned I will not use latex, I will use non latex gloves and guys she failed that station. तो ये latex की एलर्जी, adhesives की एलर्जी, peanuts की एलर्जी,
पेनिसिलिन की एलर्जी इनके फेवरेट है, एनफ्लेक्स के फेवरेट क्वेश्चंस। सो नॉन लेटेक्स ग्लव्स आते हैं जिनमें पाउडर लेटेक्स नहीं होता है। ऑल लेटेक्स सेफ सप्लाईज, कीप अ लेटेक्स सेफ सप्लाईज कार्ट नियर टू द क्लाइंट रूम। ओके, तो ये ध्यान रखना कि लेटेक्स फ्री चीज है, और ग्लव ही नहीं पूरा कार्ट होता है जिसमें कुछ भी लेटेक्स का इस्तेमाल नहीं है। आपको मालूम है यूरिनरी कैथेटर भी लेटेक्स होता है, तो ध्यान रखना। अप्लाई ए क्लोथ बैरियर टू द क्लाइंट आर्म अंडर अ ब्लड प्रेशर कफ, क्योंकि उसको एलर्जी है किसी चीज से, तो आप कपड़े वगैरह से थोड़ा करेंगे ताकि उसको कुछ कांटेक्ट में ना आ जाए। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू वियर मेडिक अलर्ट ब्रेसलेट, वही लाल रंग का एलर्जिक ब्रेसलेट। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड लोकल paramedic ambulance companies about the allergies. Okay, now guys, another topic is autoimmune diseases. हमारे ही इम्यून सिस्टम हमें ही खत्म करना चाह रहा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसीज दैट इज SLE। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ SLE के बारे में जितनी भी मेरी स्पीड है। वैसे तो आपका मेडिकल सर्जिकल का डिसऑर्डर है, मैं वहीं पे पढ़ाऊंगी, बट मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ ताकि हमें मूव ऑन करना है, तो आपके मन में ना रहे अरे क्या था पता ही नहीं है। इसीलिए SLE एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्रॉनिक है। ओके, सिस्टमिक बोलते हैं मल्टीपल ऑर्गन्स को। लूपस होता है एक भेड़िया, और एरिथमेटिस होता है रेडिंग ऑफ स्किन। ओके, सो बॉडी बोले तो क्या क्या, जॉइंट गए, स्किन गया, लंग्स गए, हार्ट, किडनी, ब्रेन, ब्लड स्ट्रीम। ओ माय गॉड, आई डोंट वांट दिस डिसीज, राइट। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि किसी को भी SLE हो, क्योंकि SLE ऑटो इम्यून है। हमारे ही एंटीबॉडीज को लग रहा है कि ये हमारे सेल नहीं है, इन्हें खत्म करो। और गाइस पर्टिकुलर ऑर्गन के नहीं, पूरी की पूरी बॉडी के, जॉइंट, स्किन, लंग्स, किडनी। लोगों को लगता है घुटनों में दर्द स्टार्ट हुई, चलो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बट नो, SLE बहुत मुश्किल होता है हमें SLE को डिफाइन करना। की पॉइंट्स, क्रॉनिक कंडीशन, फ्लेयर अप आते हैं फिर शांत हो जाती है बॉडी, फिर फ्लेयर अप आते हैं फिर शांत हो जाती है बॉडी। तो गाइस नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होती है, फ्लेयर अप को कम करना, दैट इज अ नर्सिंग मैनेजमेंट। फ्लेयर अप को क्या करना, कम करना। टेक इन्वेस्टिगेट वर्क टू डायग्नोस बिकॉज द प्रेजेंटिंग साइन एंड सिम्टम आर सिमिलर टू द अदर क्रॉनिक डिसीजेस। नो क्योर, you know, and these are different type of lupus. Most common is SLE, and then after we have hormones, genetics, environmental factor play a role in lupus. मतलब बोलने का है कि पूरी बॉडी का सत्यानाश हो चुका है। कैसे शुरू कैसे हुआ ये, तो गाइस सारा का सारा शुरू होता है एप्टोसिस से। एप्टोसिस क्या होता है, नेचुरल डेथ। अब नेचुरल डेथ तो हो नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन गाइस जब हमारे सेल नेचुरल डेथ में जाते हैं तो आवर बॉडी एक्सपेक्ट आवर सेल टू बी हेल्दी। हमारी बॉडी एक्सपेक्ट करती है कि हमारे सेल हेल्दी होने चाहिए। जब भी वो अनहेल्दी होते हैं बॉडी को पता लग जाता है, वो मर जाते हैं। हमारी बॉडी क्या करती है, उनको खत्म कर देती है। नहीं तो वो क्या कर सकते हैं, कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किल कर सकते हैं हमें। इसलिए वो सेल हमें अड़चना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल RBC का 120 का लाइफ स्पैन था, उसी प्रकार एक सेल का भी लाइफ स्पैन होता है। उसको डेड होना है, एप्टोसिस में जाना है और खत्म हो जाना है, लेकिन उसको कैंसर में नहीं कन्वर्ट होना, उसको मल्टीपल ये सब में नहीं जाना है। लेकिन एप्टोसिस हुई, श्रिंक हुआ सेल, पहले आउटर मेम्ब्रेन बनी, लूज इंटीग्रिटी हुई, ब्रेक हुई, ब्लैक बना, बाहर मैक्रोफेज ने खा लिया, खत्म, सेल इज डैमेज्ड। क्या हुआ, एक सेल जो डेड हुआ वो श्रिंक हुआ, आउटर मेम्ब्रेन बनी, लूज इंटीग्रिटी, ब्रेक हुआ, ब्लैक बना, बबुला सा बना, यानी ये ब्लैब्स बने, और ये ब्लैब्स में मैक्रोफेज आया और इन्होंने खा लिया, खत्म, सेल इज फिनिश। बट गाइस व्हाट हैपन, एक बार देख लो, सेल है, न्यूक्लियस, ब्लैब्स, and these blebs will be like taken by the apoptotic bodies, ये खा लिए जाएंगे मैक्रोफेजेस द्वारा, फैगोसाइटिस से सेल खत्म, इन्फेक्टिव। अगर अर्चना ये साइकिल काम नहीं कर रहा, गॉट इट, यानी एप्टोसिस इज द मेन वर्ड हियर इन SLE एंड एप्टोसिस इज नॉट फंक्शनिंग वेल। इसीलिए यही जड़ है पूरी की पूरी बीमारी की। इसने क्या किया, मैक्रोफेज टेकिंग लॉन्ग टू कंज्यूम और नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहे, खत्म नहीं कर रहे उनको। अब बॉडी में घूम रही है फालतू में, यहां वहां घूमेंगे, टीनी टीनी फ्रेगमेंट बन जाएंगे, हैंगिंग आउट इन द बॉडी, इम्यून सिस्टम हो गया एक्टिवेट।
क्योंकि भाई मैक्रोफेज ने काम किया नहीं, अब इम्यून सिस्टम ने ले लिया, भाई मैं करूंगा इसे खत्म, ये हमारी बॉडी का नहीं है, क्योंकि इसका सारा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक बैक्टीरिया, सॉरी न्यूक्लिक मटेरियल तो फिनिश हो चुका है। अब गाइस व्हेनेवर इट सीज अ लीकेज, इट्स अ रेड फ्लैग। न्यूक्लिक एंटीजन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज बना देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एएनए टेस्ट। बट ये कोई भी बना सकता है, इसका कारण कुछ भी हो सकता है। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स नाउ इट विल मूव टू सिस्टम, अब हमारी बॉडी के सिस्टम में क्या करेगा, ये मूव करेंगे। वी नीड मोर इंफॉर्मेशन टू क्लियर एवरीथिंग। तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कैस्केड एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन का कैस्केड। इन्फ्लेमेशन का मतलब इम्यून सिस्टम। अब क्या होगा, वही सब सेम चीजें, अब आपके इम्यूनोग्लोब एंटीबॉडीज जा जाके आंखों को खत्म करेंगे, लंग्स को, किडनीज को, या किडनी को नहीं करना चाहिए, किडनी का काफी प्रॉब्लम होता है, किडनीज को, आईज को, स्किन को, लंग्स को, हार्ट को, जॉइंट्स को, सब जगह, एवरीवेयर। Lupus can cause eye to become red and die. Lupus can cause ulcer in the mouth. Lupus can cause the brain affect. Lupus can affect the hair and skin. Lupus can affect hair and skin. फोटोसेंसिटिविटी बड़ा खतरनाक है, स्किन रैशेस कर देता है अगर आप किसी सनलाइट के टच में आते हो। तो ये क्या है, फ्लेयर अप। क्या है ये अर्चना, फ्लेयर अप, यानी इनसे दूर जाने को बोलना है हमको उसको। लंग्स को खराब करता है, बहुत सारी चीजों को खराब करता है, पढ़ेंगे हम डीपली। It can affect any system of the body, any system. Monitor for elevated BUN and CRET. These two parameters are responsible for acute kidney injury. मैंने पता नहीं इसको 1000 बार बोला है कि BUN और creatinine का मतलब होता है acute kidney injury. प्रोटीयूरिया, यूरिनरी आउटपुट, डेली वेट लीजिए, ज्वाइंट देखिए क्योंकि ज्वाइंट भी गए हाथ से। एजुकेट क्या करो, ये फ्लेयर अप को कम कर देंगे हम। और आप अपनी जो अगर प्रेगनेंसी है तो थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है। लैब इन्वेस्टिगेशन, वही सेम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज मालूम है, एंटी-डीएस एंटीबॉडीज, वही पर्टिकुलर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो पाई जाती है ल्यूपस में, और नॉट टिपिकली इन एनी, वी डोंट हैव ल्यूपस। तो अगर ल्यूपस नहीं है तो नहीं होगी ये। तो एंटी-डीएस डीएनए इंपॉर्टेंट है। एंटी-एसएम एंटीबॉडीज होती है जो कि पर्टिकुलरली एंटीबॉडीज में पाई जाती हैं इसमें, ल्यूपस में। और क्या क्या है, सीआरपी, ईएसआर, CD4, C3, C4 काउंट कम हो जाएगा। क्यों, इन्फ्लेमेशन को रिजॉल्व करने में वो बेचारे कम हो गए, खत्म हो गए वो। सीबीसी का काउंट हो जाएगा। अब मेडिकेशन में क्या करें, स्टेरॉइड्स दे दो, एनासेड्स दे दो, एंटी मलेरियल। क्यों, क्योंकि ये एंटीबॉडी के अटैक को हल्का करते हैं। एंड द लास्ट व्हाट वी कैन गिव, इम्यूनो सप्रेसेंट्स एंड मेनी मोर थिंग्स। इज दैट क्लियर गाइस?